Yes, dear student, this is Renu and welcome back to संत कबीर विद्यापीठ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मगहर संत कबीर नगर। आज का जो सेशन रहने वाला है वो है मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश को लेकर के, जिसमें पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट। और हमारा पेपर क्या चल रहा है वो है पेपर 4। अगर हम पेपर 4 में देखें तो हमारा कौन सा टॉपिक आखिर चल रहा है, यूनिट 4 का पार्ट 2 चल रहा है। यूनिट 4 के पार्ट 1 में हमने देखा था जेन ऑस्टन का लिखा हुआ एक बहुत ही शानदार फैंटास्टिक नॉवेल जिसका नाम था एमा। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे पार्ट 2 में जो लिखा है चार्ल्स डिकेंस जी ने, एक बहुत ही अच्छा अगर हम कहें तो जो नॉवेल है वो है डेविड कॉपरफील्ड, और इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्लास में बिल्कुल देरी नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टेड और फैंटास्टिक क्लास होने वाली है। तो अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ और हम देखते हैं कि आखिर क्या है इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हम देख रहे हैं चार्ल्स डिकेंस को, किसको देख रहे हैं बच्चों, हम देख रहे हैं चार्ल्स डिकेंस को। और चार्ल्स डिकेन ने आखिर क्या लिखा है, तो चार्ल्स डिकेन ने लिखा हुआ है डेविड कॉपरफील्ड को। किसको लिखा है, डेविड कॉपरफील्ड को। तो जब हम डेविड कॉपरफील्ड की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर चार्ल्स डिकेंस जी दिखते कैसे हैं, किस टाइप के दिखते हैं, है ना। मन में ऐसा एक्साइटमेंट तो आ ही रहा होगा देखने के लिए। तो अब हम दिखाते हैं आपको जो यहाँ के राइटर हैं जिनका नाम है मिस्टर डेविड, नॉट डेविड, चार्ल्स डिकेंस नाम है। क्या नाम है, चार्ल्स डिकेंस। तो चार्ल्स डिकेंस को हम थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। ये जो राइटर हैं, अगर चार्ल्स डिकेन की बात कही जाती है तो चार्ल्स डिकेन वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड सोशल क्राइटिक्स। चार्ल्स डिकेंस जो हैं वो इंग्लिश राइटर हैं और सोशल क्राइटिक्स भी हैं। अगर इनकी कुछ आगे की बात कही जाए, जैसे कि ही क्रिएटेड सम ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट नोन फिक्शनल कैरेक्टर एंड इज रिकॉर्डेड बाय मेनी एज द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन इरा। यानी कि ये विक्टोरियन इरा के बहुत ही ग्रेटेस्ट अगर कहा जाए तो नॉवेलिस्ट थे, है ना। किस इरा के थे, विक्टोरियन इरा के थे। हिज वर्क एंजॉयड unprecedented popularity during his lifetime, and by the 20th century critics and scholars had recognized him as a literary genius। ये बहुत ही शानदार राइटर थे, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मेजर वर्क किया था। और अगर कभी कभी क्वेश्चन में आता था कि ये कौन से सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि 20वीं सदी से, है ना। और किस लिए जाने जाते हैं ये, किस लिए पहचाने जाते हैं, तो लिटरेसी जीनियस की वजह से। हिज नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरीज एंड वाइडली रीड टूडे। आज भी हम क्या करते हैं, इनके नॉवेल को, इनके शॉर्ट स्टोरीज को बहुत ही अच्छे तरीके से आज के टाइम में भी हम रीड करते हैं। तो हम जान लिए किसको बच्चों, हम देखे चार्ल्स डिकेंस को। किसके पर बात कर रहे थे हम, किसके बारे में, तो हम बात कर रहे थे चार्ल्स डिकेंस के बारे में। चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। चार्ल्स डिकेन के बारे में हमने अभी तक देखा। अब हम इनका अगर फुल फ्रेम पिक्चर्स कहें तो उसको भी देख लेते हैं। आपको अच्छा लगेगा शायद देख के, मुझे तो अच्छा ही लगा था देखने के बाद। हाउ फील, क्या लग रहा है आपको, कैसा फील कर रहे हैं आप इनको देख के। ये जो राइटर हैं बहुत ही शानदार नॉवेल लिखे हैं। मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है कि मैं फटाफट आप लोगों से शेयर करूं, है ना। तो अब हम चलते हैं चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी पे कि आखिर इन्होंने क्या कारनामे किए थे, है ना। तो अब चलते हैं हम चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस का नाम जब आता है तो कभी कभी आ जाता है कि इन शॉर्ट में, जैसे आपका नाम हो गया कि MK, है ना। अब MK का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि इनका फुल नेम क्या था, तो मुकेश कुमार भी हम कह सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर हम फुल नेम चार्ल्स जॉन्स डिकेंस की बात करें तो चार्ल्स जो डिकेंस हैं इनका फुल नेम क्या था बच्चों, चार्ल्स ह्यूफम डिकेंस। यानी कि हफम जो होता है वो इनके नाम से हटा दिया गया था। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, चार्ल्स डिकेन को हमने शुरू में ही देखा है ना, चार्ल्स डिकेन। तो चार्ल्स डिकेंस में 2 वर्ड कौन से गायब थे, वो जॉन गायब था, चार्ल्स जॉन, और यहाँ पे हफम, हफम, है ना। ये हफम और जॉन, यानी कि जॉन हफम गायब हो गया था। बस शॉर्ट में इनका नाम चार्ल्स डिकेंस बताया गया। जबकि हम फुल नाम की अगर बात करें, फुल नेम की बात करें, तो इनका फुल नेम था चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस। ठीक है, तो फुल नेम से आप लोग परिचित हो गए। अब हम चलते हैं इनके आगे, इनके आगे मीन्स इनके बायोग्राफी की तरफ आगे। बर्थ एंड डेट की बात करें तो वो ऐसा कौन सा डेट है,
कौन सा ऐसा ईयर है जब इनका बॉर्न हुआ था, तो हम देखेंगे बॉर्न ऑन 7 फरवरी, यानी कि अगर जो डेट की बात होती है तो 7 फरवरी, मंथ है फरवरी, डेट है 7, ईयर है आपका 1812, 1812, इन पोर्ट स्माउथ इंग्लैंड। पोर्ट स्माउथ इंग्लैंड में एक ऐसी जगह है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। डाइड ऑन 9 जून 1817 इन केंट इंग्लैंड। 9 जून 1817 को केंट इंग्लैंड में इनका निधन हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। अगर हम चलते हैं फैमिली बैकग्राउंड की तरफ, तो फैमिली बैकग्राउंड इनका देखेंगे। हिज फादर जॉन डिकेंस वॉज अ क्लर्क इन द नेवी पे ऑफिस। इट मीन्स कि इनके जो फादर थे, इनके जो पिताजी थे, वो जिनका नाम था जॉन डिकेंस नौसेना वेतन कार्यालय में क्या थे, एक क्लर्क थे। फिर से समझेंगे कि इनका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, तो फैमिली बैकग्राउंड में पिता से ही स्टार्टिंग होती है। तो पिताजी इनके क्या थे, नौसेना वेतन में कार्यालय में एक क्लर्क का वर्क करते थे। द फैमिली फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड लिव्ड इन पॉवर्टी, यानी कि परिवार के आर्थिक कठिनाइयों का सामना सबको करना पड़ता है, उसी प्रकार से इनको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। और इनका जो जीवन है वो क्या बीता था, गरीबी में। इन्होंने अपना जीवन किस में बिताया, गरीबी में बिताया था। आगे चलते हैं और देखते हैं डिकेंस के बारे में। अब एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जब पता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो देखो एजुकेशन अच्छी होती है कि नहीं होती है। ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम चार्ल्स हैड टू लीव स्कूल एट यंग एज। जब आपको पहले से पता चल गया कि ये जो अपना जीवन बिता रहे थे वो गरीबी में बिता रहे थे, तो एटलीस्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो एजुकेशन तो अच्छी नहीं मिल सकती है। अगर ये बंदा पढ़ाई भी कर रहा है और पढ़ाई के साथ साथ खुद भी कुछ कर रहा है, ये इन्हीं के लिए नहीं सबके लिए लागू हो रहा है, तो शायद कुछ चीज़ें आगे बेहतर हो सकती हैं। ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम चार्ल्स हैड टू लीव स्कूल एट यंग एज, यानी कि आर्थिक समस्याओं के कारण, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसके कारण चार्ल्स को कम उम्र में ही क्या किया था, अपना स्कूल छोड़ना पड़ गया था। ही वर्कड इन अ शू पॉलिश फैक्ट्री टू सपोर्ट हिज फैमिली। ओ माई गॉड, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ना कि ये जो नॉवेल है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। उन्होंने अपने परिवार की मदद के लिए एक जूता पॉलिश फैक्ट्री में काम करना शुरू किया था। सोचो, इतने अच्छे राइटर बाद में हुए, लेकिन इसके पहले देखो, कहते हैं ना कि सफलता समय मांगती है ना। सफलता क्या मांगती है, समय मांगती है। जब जो खुद के लिए समय निकालेगा वो आगे कुछ ना कुछ कर ही सकता है और करता ही है। इनसे आप सीख ले लीजिए कि ये इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल, लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर पाया, लेकिन इस राइटर से मिलिए, इस पर्सन से तो मिलिए कि इन्होंने सोचो कि पॉलिश किए हैं जूतों को, है ना, जूता पॉलिश किया, उसके बावजूद अब देखो कि क्या करेंगे, स्कूल तो छोड़ दिया, स्कूल छोड़ने के बाद जूता पॉलिश किया। अब आगे का जो करियर इनका आता है वो कैसा होता है, अर्ली करियर ही स्टार्टेड एज अ जर्नलिस्ट एंड लेटर बिकम अ नॉवेलिस्ट। वाओ, अमेजिंग। यानी कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार के रूप में किया, और बाद में जब ये थोड़ा सा इनको इनकम आना मिला, इनकम का कोई स्रोत बना, तो क्या किया, इन्होंने नॉवेल को लिखना स्टार्ट किया, और नॉवेल लिखते लिखते ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए, और इनको क्या मिला, नॉवेलिस्ट का एक पुरस्कार भी मिला। हिज फर्स्ट सक्सेस केम विथ द पिकविक पेपर्स 1836। इनकी जो पहली सफलता थी वो क्या थी, द पिकविक पेपर्स, जो 1836 से मिली थी। ये यहीं से पॉपुलर हुए थे। पहले जर्नलिस्ट थे ना, पहले पत्रकार थे, तो वहाँ पे काम किए, तो किससे फेमस हुए थे, पिकविक पेपर से, जो 1836 में मिली थी। देखो स्कूल टाइम पे ये पर्सन कैसा था, जब शूज पॉलिश कर रहे थे तो इनका चेहरा कैसा था, है ना, लग रहा है कि ये परेशान आत्मा है कि नहीं, देखने से पता नहीं चल रहा है। इनके ड्रेसिंग सेंस भी आप पता कर सकते हैं। अगर हम फेमस वर्क की बात करते हैं तो बच्चों देखेंगे कि फेमस वर्क जो है वो ओलिवर ट्विस्ट है, डेविड कॉपरफील्ड है जिसको अभी हम पढ़ेंगे, ग्रेट एक्सेप्टेशंस है, अ टेल ऑफ टू सिटीज है, हार्ड टाइम्स है,
क्रिसमस कैरोल है। और अगर देखें कि इनमें जो गरीबी थी, जो बच्चों की दुर्दशा थी, वो सामाजिक अन्याय को भी दिखाया गया है किसमें, जितनी भी प्रसिद्ध कृतियां हैं, क्योंकि ये इस चीज़ से गुजर चुके थे। इस चीज़ से गुजरने के कारण इन्होंने जितने भी नॉवेल लिखे उसमें बच्चों की गरीबी को, बच्चों की दुर्दशा को, कैसे समाज अन्याय करता है बच्चों के साथ, सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। स्टाइल एंड थीम की बात करें तो स्टाइल और थीम आपको पता ही है कैसा है। इनकी जो शैली है, इनकी जो विषय वस्तु है वो, ही रोट अबाउट सोशल रिफॉर्म, चाइल्ड लेबर, प्रॉवर्टी एंड इनजस्टिस। इन्होंने क्या किया था, सामाजिक सुधार, बाल मजदूरी, गरीबी और अन्याय पर बहुत सारे नॉवेल को लिखा। इन्होंने अपनी लेखन शैली में क्या क्या इंक्लूड किया था बच्चों, उसको भी देख लेते हैं। His style include humor, stare and vivid characters. It means कि इनकी जो लेखन शैली थी उसमें हास्य भी था, कुछ व्यंग्य बातें भी थी और कुछ जीवन के पात्र कैसे होते हैं उसको भी मेंशन किया हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं कि डेथ एंड लेगेसी, यानी कि जब इनकी डेथ हुई थी तो वो तो हमने देखा कि कब हुई थी, किस डेट में हुई थी, लेकिन इनकी ओवरऑल जो एज थी वो कितनी थी, ओवरऑल एज बच्चों इनकी 58 थी। कितनी थी, 58 थी। ओवरऑल की बात करें तो 58 के जब ये थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। ही इज कंसिडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरिया, नॉट एरिया, इरा है ये। हमने आपको पहले बताया, जब हम इनसे आपका इंट्रो करवा रहे थे तभी बताया कि ये क्या है, विक्टोरियन इरा के यानी विक्टोरियन युग के सबसे ग्रेट नॉवलिस्ट में से गिने जाते हैं, माने जाते हैं। अब हम चलते हैं डेविड कॉपरफील्ड की तरफ, है ना। डेविड कॉपरफील्ड की तरफ चलें तो देखेंगे कि जो डेविड कॉपरफील्ड है, आपने थोड़ा सा स्टार्टिंग में ध्यान दिया था कि नहीं, मैं फिर से थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी आपको कि ये जो बच्चा दिख रहा है ना, ये जो बच्चा दिख रहा है इसी का नाम डेविड है और इसी के ऊपर ये कॉपरफील्ड जैसा नॉवेल बनाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम डेविड कॉपरफील्ड की तरफ। अगर हम डेविड कॉपरफील्ड की तरफ पहुंच ही गए हैं तो सबसे पहले इसमें जो मेन कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम मेन कैरेक्टर के बारे में देखेंगे तो डेविड कॉपरफील्ड मेन प्रोटैगनिस्ट, हॉनेस्ट, काइंड एंड इंटेलिजेंट, ही रिप्रेजेंट डिकेंस हिमसेल्फ। इट मीन्स दैट कि जो इसमें के मुख्य पात्र हैं वो ईमानदार हैं, दयालु हैं, समझदार हैं और पात्र स्वयं डिकनेस का क्या है, प्रतिबिंब है। डिकनेस का क्या है, डिकनेस हिमसेल्फ रिप्रेजेंट डिकेंस हिमसेल्फ, ये डिकेंस का क्या है, प्रतिबिंब है। क्या आपने क्लैरा का नाम सुना है इसके पहले, मतलब बीए जब कर रहे थे तो क्लैरा वगैरह का नाम सुना था, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लैरा कॉपरफील्ड, डेवीज मदर, इनकी माता का क्या नाम था, डेविड मदर, जेंटल एंड वीक विल्ड। डेविड की जो माँ थी कोमल, है ना, वो कोमल स्वभाव वाली थी और बहुत ही ज़्यादा अपने आप में लगता था उनको कि मैं कमज़ोर हूँ, मतलब अंदर से साहस नहीं आता था, कुछ उस टाइप की। एडवर्ड मर्डस्टोन, ये कौन है, डेविड क्यूरल स्टेप फादर यानी कि सौतेले पिता, हु बीट्स हिम एंड सेंड हिम टू वर्क। डेविड के निर्दयी सौतेले पिता जो उसे हमेशा पीटते रहते थे और मजदूरी करने के लिए भेज देते थे। पिग्वाइटी इट मीन्स दैट कि जो फेथफुल फादर, सर्वेंट, डेविड फैमिली, लविंग एंड प्रोटेक्टिव। डेविड के घर की वफादार नौकरानी, प्रेम और सुरक्षा देने वाली थी। यहाँ पे एक सर्वेंट बताया गया है ना, फेथफुल सर्वेंट। जो नौकरानी थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाली थी। डेविड के घर की वफादार नौकरानी। अब हम आगे चलते हैं और मिलते हैं मिस्टर मिकॉबर से। मिस्टर मिकॉबर कौन है, कमिक कैरेक्टर, ऑलवेज इन डेप्थ बट ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि हास्यपूर्ण इसमें जो पात्र है वो हमेशा कर्ज में लेकिन आशावादी होते हैं। इसमें का जो पात्र बताया गया है वो कर्ज वाला है लेकिन इसमें कुछ आशावादी चीज़ों को भी मेंशन किया हुआ है। यूराहिफ, मैन विलियन pretends to be humble but is greedy and
मैनिपुलेट की बात करें तो देखेंगे यहाँ पे जो मुख्य खलनायक है ना, जिसको हम कहते हैं कि विलन है, वो मेन विलन कैसा है, विनम्र बनने का ढोंग करता है लेकिन लालची और चालाक होता है। विलन नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि जब वो विलन ही है तो किस तरह से वो चीज़ों को अच्छा कर सकता है और किस तरह से चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बुरा कर सकता है ना। कॉपरफील्ड की बात किया जाए बच्चों तो डेविड कॉपरफील्ड में एक अनाथ लड़के की कहानी है। किसकी कहानी है? अनाथ लड़की की कहानी है। और अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं ये अगेंस्ट विकफील्ड के बाद। अगेंस्ट विकफील्ड में हम देखेंगे, अगेंस्ट विकफील्ड डेविड्स ट्रू लव्स काम वाइज एंड सपोर्टिव लेटर बिकम्स हिज वाइफ। डेविड की जो सच्ची प्रेमिका थी वो कैसी थी? वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट थी, यानी कि बहुत ज़्यादा काम थी। काम मीन्स शांत, बुद्धिमान थी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर की थी, और जो बाद में क्या बनती है? डेविड की वाइफ बनती है। प्रेमिका रहती है लेकिन प्रेमिका के बाद वाइफ के फर्ज को निभाती है वो। डोरा स्पेनलॉ। डोरा स्पेनलॉ कौन रहता है यहाँ पे? डेविड फर्स्ट वाइफ ब्यूटीफुल बट चाइल्डिश डाइज अर्ली। डेविड की पहली पत्नी सुंदर लेकिन बचकानी वाली हरकतें रहती हैं जो बहुत ही जल्दी मर जाती है ना। डेविड की फर्स्ट जो वाइफ रहती है वो सुंदर तो बहुत रहती है लेकिन उसके अंदर बचकानी हरकतें रहती हैं और कुछ ऐसे रीजन रहे होंगे जिसके कारण वो बहुत ही जल्दी कुछ इन इंसिडेंट में मर जाती है। बेट्सी टॉडवुड। बेट्सी टॉडवुड को अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे तो देखेंगे कि डेविड स्ट्रॉन्ग एंड एकेंट्रिक ऑन्ट हु लेटर सपोर्ट्स हिम। डेविड की जो दृढ़ निश्चयी और विचित्र बुआ जी हैं वो उसकी क्या करती हैं? मदद करती हैं। बुआ लोग वैसे मदद ही करती हैं, चाहे जिसकी बुआ हो, उनके अंदर दया आ ही जाती है। पापा की सिस्टर को क्या बोलते हैं? बुआ बोलते हैं, है ना। स्टीयरफोर्थ, डेविड स्कूल फ्रेंड। ये जो स्टीयरफोर्थ है ये डेविड के स्कूल का फ्रेंड होता है। चार्मिंग बट रेज अदर, ये क्या होता है? आर्सक होता है लेकिन थोड़ा सा इसमें धोखेबाजी वाला काम करता है। क्या करता है? दोस्त तो रहता है स्कूल का, देखने में भी बड़ा अट्रैक्टिव होता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा धोखा देने वाला काम करता है। क्यों करता है? तो अब हम फिगर के माध्यम से यहाँ समझते हैं कि सारे कैरेक्टर से आप परिचित तो हो गए। अब ये है पर्सन और इस पर्सन के बारे में देखें। जो डेविड कॉपरफील्ड है ये क्या है? बहुत ही ऑर्फन टाइप का लड़का रहता है, मतलब बहुत ही अनाथ टाइप का लड़का रहता है। डेविड कैसा है? ऑर्फन है। डेविड ऑर्फन बॉय है, यानी कि अनाथ बच्चा है जो बचपन से ही लेकर जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक क्या करता रहता है? अपने जीवन की कठिनाइयों और अपने सफलताओं का सामना करता है। उसकी माँ के हिंसक जो उसके सौतेले पिता रहते हैं, यानी कि जो इसके स्टेप फादर रहते हैं, है ना। यहाँ पे जो इसके स्टेप फादर रहते हैं बच्चों, स्टेप फादर मिस्टर, किसकी बात हो रही है? मिस्टर मडस्टोन। मडस्टोन। जब इसके स्टेप फादर इसकी लाइफ में आते हैं तो इसका जीवन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा दुखद हो जाता है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अगर अपनी माँ नहीं है और स्टेप मदर आ जाती है तो बच्चे के साथ कैसा ट्रीट करती है, सेम एज इट इज़ इसका भी जब स्टेप फादर आया तो इसका जीवन कैसा बना दिया? दुखद बना दिया। और उसे कठोर बोर्डिंग स्कूल, फिर एक खतरनाक फैक्ट्री में काम करना पड़ता था जो इसके स्टेप फादर उससे ज़बरदस्ती करवाते थे। जिसके बाद वह अपनी सनकी लेकिन दयालु मौसी, जिसका नाम था बेट्सी टॉटवुड। क्या नाम था? बेट्सी टॉटवुड। बेट्सी टॉटवुड ये कौन थी? मौसी थी। ये कौन थी? मौसी थी। ठीक है, बेट्सी टॉटवुड ये मौसी थी और इन्होंने क्या किया था? उपन्यास तो बाद में लिखा था, लेकिन जब उनके साथ रहने लगा तब वहीं से उपन्यास लिखना शुरू किया था। बेट्सी टॉटवुड के साथ रहने लगा, यानी कि अपनी मौसी के साथ रहने लगा और वहीं से उपन्यास लिखना शुरू किया। जब उपन्यास लिखना शुरू किए तो उनके जीवन में जैसे कुछ एक्सपीरियंस बढ़ने लगे। जैसे कि पहली शादी डोरा से हुई जो बहुत ही ज़्यादा क्या थी? बचकानी हरकतों वाली थी, आपको पता है। डोरा से हुई और बचकानी हरकतें थी, नहीं ज़्यादा मैच्योर्ड थी, तो
क्या हुआ था कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ठीक। साहित्यिक सफलता और अंततः उसकी बचपन की दोस्त जिसका नाम है एग्नेश बिगफील्ड से शादी के इर्द गिर्द घूमता रहता। कहानी में उरिया हीप जैसे ठग पात्र भी शामिल हैं जो नायक के जीवन में चुनौतियां उत्पन्न करते हैं, है ना। तो ये ऐसी ही कहानी थी जहाँ पे आपने देखा कि एक कैसे स्टेप फादर एक बच्चे के साथ इतना गलत कर सकता है ना। एक कैसा सौतेला पिता एक बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डालना, लेकिन वहाँ से फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो फिर जान ही रहे हैं। यहाँ पे इसकी बड़ी दुखद दशा होती है। कैसी होती है? दुखद दशा होती है। और इस नॉवेल को हम कह सकते हैं, ये पोएट्री तो है नहीं, तो ये कैसा नॉवेल था बच्चों? ये ट्रेजेडी था। कैसा था? ट्रेजेडी नॉवेल था। और आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम यूनिट 5 को देखेंगे। क्या देखेंगे? यूनिट 5 को देखेंगे। यूनिट 5, यूनिट 5 में थोड़ी सी चीज़ें और रह गई हैं जिसको हम देख लेते हैं कि यूनिट 5 में क्या पढ़ना है। यूनिट 5, यूनिट 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 5, क्या इनका नाम जानते हैं आप? क्या इनको देखे हैं? नहीं। तो हम पढ़ेंगे यूनिट 5 में जॉर्ज इलियट को। किसको पढ़ेंगे? यूनिट 5 में हमें जॉर्ज इलियट को पढ़ना है। वेट मिनट बच्चों, कट रहा है, कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है। यूनिट 5, रुक जा। यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे जॉर्ज इलियट को। जॉर्ज इलियट। तो आपको पता चला कि जब हम यूनिट 4 का पार्ट 2 पढ़ रहे थे, यूनिट 4 के पार्ट 2 में हमें थीम क्या मिला था बच्चों? हमें थीम मिला क्या? जो इसके मेजर थीम थे, मेजर थीम यही मिला कि स्ट्रगल एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी कि संघर्ष और आत्मविश्वास अपने अंदर रहना चाहिए। चाइल्डहुड एंड इनोसेंस, यानी कि बचपन था उसका, बच्चे का, और वो कितना मासूमियत थी उसके अंदर, कितना मासूम था, फिर भी उसके स्टेप फादर को उस पर रहम नहीं आता था। सोशल इनजस्टिस था, यानी कि यहाँ पे समाज की अन्याय को दिखाया गया है। फ्रेंडशिप एंड बेट्रियल, यानी कि मित्रता और विश्वासघात की भी बातें यहाँ पे छिपी हुई हैं। लव एंड मैरिज, यानी कि प्रेम और विवाह। प्रेम किससे हुआ, विवाह किससे हुआ? डोरा से पहली बार शादी हुई, यानी कि पहली पत्नी डोरा थी और बचकानी हरकतों की वजह से उसके मैच्योर नहीं थी। कुछ ऐसे रीजन आए होंगे जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे आपसे यूनिट 5 में। किस में मिलेंगे बच्चों? यूनिट 5 में मिलेंगे। यूनिट 5 में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे जॉर्ज इलियट को। ठीक है, और ये सेशन जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।